नमो नमः। रविंद्रा संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जसत्व संधि पढ़ाने जा रहे हैं। तो जसत्व संधि का भाग 2, जिसको पदांत जसत्व संधि बोलते हैं। तो पदांत जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जसोन्ते। झलाम जसोन्ते पढ़ेंगे, इसको जसो अंते नहीं कहेंगे, क्योंकि ये देखिए ये जो चिन्ह है ये पूर्व रूप अवग्रह चिन्ह है। तो यहाँ पर पहले आ था, किंतु अब आ यहाँ पर नहीं है, उसकी जगह पर उसका एक संकेत रख दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आ का उच्चारण नहीं करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? जसोन्ते। झलाम जसोन्ते। ये जो झलाम जसोन्ते है ये सूत्र कल इसी तरह का एक सूत्र हमने पढ़ाया था, झलाम जस झस। तो झलाम जस झस में जो कुछ हमने बताया था, ठीक वही चीज आज यहाँ पर बतानी है। बस थोड़ा सा अंतर है। वो संधि थी अपदांत जसत्व संधि और ये है पदांत जसत्व संधि। अपदांत और पदांत कल हमने बता भी दिया था। और मान लो जो लोग नए हैं, आज ही जुड़े हैं, तो वो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो उनको भी जानकारी हो जाएगी कि अपदांत और पदांत क्या है। तो यहाँ पर देखिए झलाम जसोन्ते। तो ये जो झल है इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी विभक्ति में झलाम होता है और इस झल का मतलब हमने बताया था कल कि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण तथा सा सा साहा। वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण तथा सा सा साहा ये वर्ण झल के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद क्या हो? अस हो, अस प्रत्याहार हो। अस प्रत्याहार जैसे मान लो हमको प्रत्याहार नहीं मालूम है, तो हम कैसे जानेंगे कि अस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखिए अस के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं और वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण तथा या, रा, ला, वा और हा, ये वर्ण अस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो झलों के बाद क्या हो? अस हो। तो झल को क्या हो जाता है? तो झल के स्थान पर जस, अर्थात उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, या कहीं ऐसे कह लीजिए कि झल को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब ये देखिए झल को हम समझ लेते हैं कि झल क्या है। जैसे झल लिखा हुआ है, अब झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यहाँ लिखा वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण। तो वर्ग तो मालूम ही होगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। और प्रत्येक वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भी मालूम होगा, का, खा, गा, घा। इसके बाद च, छा, जा और झा। ट, ठा, डा, धा। ता, था, डा, धा। पा, फा, बा और भा। ये 5 वर्ग थे और पांचों वर्गों के ये पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण हो गए। अब उसके बाद जो है सा, 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 हा जो वर्ण बच रहे हैं, उन सा, 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 हा वर्णों को देखना है कि ये वाले वर्ण किस वर्ग के साथ में जाएंगे। तो देखिए जो सा है, इस सा का उच्चारण स्थान है इचु या सा नाम तालु, यानी इसका उच्चारण स्थान है तालु। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से कौन से वर्ण तालु से बोले जाते हैं। तो ये देखिए चा वर्ग है, ये तालु से बोला जाता है। तो ये जो तालव्य सा है ये इसके साथ में बैठ जाएगा। अब इसके बाद खटकोण वाला सा, जिसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, तो फिर उसका सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा, यानी वो टा वर्ग के साथ में जाएगा। तो टा वर्ग ये है, टा वर्ग के साथ में मूर्धन्य सा चला जाएगा। फिर उसके बाद में सा है दंती सा, जिसको बोलते हैं दंती सा का सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। तो देखिए ता वर्ग है, ता वर्ग में ये दंती सा एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद बचा हा, हा का उच्चारण स्थान है अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठा, यानी ये जो हा है ये कंठ यानी का वर्ग में चला जाएगा। तो इस तरह से ये चारों वर्ण इन्हीं वर्गों में समाहित हो गए। अब क्या हो? उसके बाद है, उसके बाद इन वर्णों के बाद क्या हो? अस हो। अस का मतलब ये है कि कोई भी स्वर हो, या तो फिर वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर यारा, लावा और हा में से कोई ना कोई वर्ण हो। तो
तो झल, ये जो झल है, इन झलों को क्या हो जाएगा, इन झलों को जस हो जाता है, इन झलों को क्या हो जाता है, जस हो जाता है। अब देखिए जस में ज ब ग ड द ये 5 वर्ण आते हैं, तो इन झलों के बाद जब क्या हो, अस हो, तो इन झलों को क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। तो जस में देखिए 5 वर्ण आते हैं, लेकिन अब 5 वर्णों में से इन का खा गा घा हा को कौन सा वर्ण होगा, ये चीज देखना है। तो अभी यहाँ पर लिखा है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, यानी का खा गा घा और हा को क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ये देखिए का खा गा, ये तीसरा वर्ण है, तो ये गा, इन सभी अक्षरों को गा हो जाएगा। और ये वाले जो अक्षर है, इन सभी अक्षरों को चा छा जा हो जाएगा, इसको जा हो गया। और ये टा ठा डा, इसका तीसरा वर्ण क्या है, डा है, तो ये डा हो गया। और ता था दा, इसका तीसरा वर्ण है दा। और फिर ये पा फा बा, इसका तीसरा वर्ण है बा। तो इस तरह से ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, जा बा गा डा दा। ये प्रत्याहार के हिसाब से इनका क्रम ये है, किंतु यहाँ पर इनको आदेश कैसे होगा, उस तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया है। और अस के अंतर्गत क्या आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर, तो अस के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। और वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण, तो तीसरे देखिए ये वर्ग सभी हैं, इन वर्गों के तीसरे वर्ण ये वाली लाइन है और चौथे वर्ण ये वाली लाइन है, ठीक है। और 5वें वर्ण यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, तो 5वें वर्ण समझ जाएंगे कि इसमें कौन से वर्ण है जो 5वें हैं। जैसे अंगा यहाँ पर है, या है, अड़ा है, ना है और मा है, ये वर्गों के 5वें वर्ण है, ठीक है। उसके बाद या रा लावा और हा, ये हम चलो लिखे देते हैं। वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण तथा या रा ला वा और हा। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो अस में क्या बचता है, देखिए यहाँ पर सारे स्वर हो गए, तो यहाँ पर क्या बचा, वर्गों के पहले वर्ण बचे हैं, दूसरे वर्ण बचे हैं, और यारा लावा हा आ ही गया है, तो सा 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 3 वर्ण वो बचे हैं। यानी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण तथा सा 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 को छोड़ करके कोई भी स्वर या व्यंजन हो झल के बाद, तो झल को क्या हो जाएगा, जस आदेश हो जाएगा, अर्थात अपने वर्ग का तीसरा वर्ण उसको आदेश हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, तो पहला एग्जाम्पल इसका है, जैसे सुप प्लस अंतः, सुप प्लस अंतः। तो यहाँ पर क्या था कि वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा सा सा साहा। तो देखिए वर्ग का पहला वर्ण है और उसके बाद क्या हो, कोई भी स्वर हो, और तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण हो, या तो फिर या रा लावा हा में से कोई ना कोई हो, तो यहाँ पर स्वर आ गया है। तो परिवर्तन कहाँ पर होगा, परिवर्तन इसी में होगा, इस पा को अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो पा फा बा, इसको बा हो जाएगा। और उस बा में जब ये आ मिलेगा तो बा वो पूरा हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, सुमंता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुमंता। इसी तरह से दूसरा देखिए उदाहरण, जैसे है वाक प्लस ईसा, वाक प्लस ईसा। वाक प्लस ईसा में देखिए का है और उसके बाद स्वर आया है, इस का को क्या होगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो तीसरा वर्ण है का खा गा, यानी इस का को गा हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, वागीसा हो जाएगा। अब वागीसा जैसे नदी प्लस ईसा बराबर नदीसा होता है, ठीक है, ठीक उसी तरह से वागीसा भी देखने में लग रहा है। तो इसमें कहीं दीर्घ संधि मत लगा देना, क्योंकि दीर्घ संधि इसमें नहीं है, इसमें जसत्व संधि है। वाग प्लस ईसा, वाग का मतलब होता है वाणी, जो वाणी का ईस हो वो वागीस है, ठीक है। अगला उदाहरण जैसे है चित प्लस आनंदा, चित प्लस आनंदा। चित में देखिए ता है और उसके बाद स्वर आया है, तो ता को अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, ता था दा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये चिदानंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिदानंदा।
नंदा। अब चिदानंदा जैसे मान लो विद्यालय है, ठीक है, देवालय है, तो उसमें बड़ा की मात्रा होती है, तो बड़ा की मात्रा देख करके दीर्घ संधि लगा देते हैं। लोग ट्रिक बताते हैं कि इसमें बड़ा की मात्रा दिखाई दे तो दीर्घ संधि समझ लेना। तो देखिए यहाँ भी बड़ा की मात्रा दिख रही है, लेकिन दीर्घ संधि यहाँ पर नहीं है। इसका विच्छेद क्या होगा? चित्त प्लस आनंदा बराबर चिदानंदा होगा। ठीक है, अगला उदाहरण दे रहे हैं, जैसे खट प्लस रागः, खट प्लस रागः। तो खट प्लस रागः में यहां पर देखिए हमने बताया था कि स्वर हो या तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा ला वा और हा में से कोई ना कोई वर्ण हो। तो यहाँ पर रा आ गया है। ठीक है, तो अब इस टा को क्या होगा? अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, टा ठा डा। तो ये क्या हो जाएगा? खट रागः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खट रागः, खट रागः। ये जो डा है आधा है, और इसमें ये रा पूरा लगा हुआ है, तो ये खट रागः हो गया। ठीक है, अगला जो उदाहरण दे रहे हैं ये है चित प्लस रूपम। चित प्लस रूपम बराबर क्या होगा? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये पदांत क्या है? पदांत हमने बताया था कि पदांत सुप्तिंगतम पदम। सुप और तिंग प्रत्यय जिस भी शब्द में लग जाते हैं वह पद बन जाता है। तो ये जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं ये सब पद हैं, और इन पदों के अंत में वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण तो आए हैं, तथा सा सा साहा में से कोई ना कोई वर्ण आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मुझे आशा है कि ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे रविंद्रा संस्कृत क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।